हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की 4th क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले आप लोग 3 क्लासें देख चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर जाकर और प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से, उस पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहुँचते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। कह रहा है 5 गुणे 3 सही 1/2, ठीक है, इसको ज्ञात करना है। देखो सॉल्व करना है इसको हम लोगों को। तो क्या कह रहा है, देखो 5 गुणे 3 सही 1/2। तो देखिए ये जो सही बट्टे में संख्या लिखी होती है तो इसको जैसे हम लोगों को लिखना है 5 सही 3/4, समझे ना। इसको बोला जाता है मिश्र भिन्न, ध्यान रखना है, इसको हम लोग मिश्र भिन्न बोल देते हैं। और ये जो आगे वाली संख्या होती है इसको बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। जो 5 है ना वो क्या है, पूर्णांक, और ये जो होती है इसको भिन्न बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोल देते हैं, समझे। तो मिश्र भिन्न ध्यान रखना है, पूर्णांक और भिन्न से मिलके बनती है। यदि इसको हल करना है तो हल कैसे करते हैं, देखो 4 का मल्टीप्लाई करना है 5 में। 4 गुणे 5 करोगे कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। और 20 + 23, समझे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और इधर जोड़ना होता है। तो 4 पंचे 20 और 3 कितना हो जाएगा आपका 23/4 हो जाएगा, समझे। ऐसे ही इस क्वेश्चन को हल करना है आप लोगों को। 5 गुणे, इसको पहले देखो गुणा करो, 3 गुणे 2 करो कितना हो जाएगा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7/2। क्लियर रखनी। अब क्या करना है, 5 गुणे 7 करो कितना हो जाएगा 35/2। अब इसको आप लोग हल कीजिएगा। तो देखिए हल कैसे करना है, 35 में आप लोग भाग कीजिएगा 2 से, तो 1 बार जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, फिर 7 बार जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 14, समझे ना। तो यहाँ पे 1 शेष बचेगा। क्लियर नहीं। तो देखिए भाग पूरा पूरा कितनी बार गया, 17 बार गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है 17 सही। अब देखो पूरा पूरा भाग 17 बार गया तो 17 लिख लिया। शेष कितना बचा, 1, तो ऊपर 1 लिखना है। और भाग किससे दिया था, 2 से, तो 2 लिखना है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 17 सही 1/2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 17.5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हल कीजिए 9 सही 3/4 भाग 3 सही 1/4। कह रहा है 9 सही 3/4 भाग 3 सही 1/4, समझे। तो देखिए अभी बताया था कैसे हल करना है। तो आप लोग इसका गुणा करो, 9 गुणे 4 करो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 36 + 3 करोगे कितना हो जाएगा 39/4 भाग, समझे। अब इसका करोगे कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 करोगे 12 + 1 करोगे कितना हो जाएगा 13/4। क्लियर नहीं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में क्या लगा है, भाग का चिन्ह लगा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इस टाइप से कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए तो लास्ट वाली संख्या को पीछे वाली संख्या को क्या करना है, पलट देना है। अब पलट कैसे देना है, तो ये जो अंश है ना, नीचे वाला, जैसे ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, इसको ऊपर कर दो, ऊपर वाली को नीचे कर दो। तो इसको जब हम लोग पलट देंगे तो क्या होगा, ये भाग का चिन्ह है वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, 4/13 कर दीजिएगा। सही, भाग किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। अब आप लोग इसको हल कीजिएगा। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाए, 13 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा 3 बार, 13 × 39। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 3 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित के पास कह रहा है कि 4x - 3y + 7z आम है। कह रहे उसमें से -2x - 3y + z आम अपने भाई को दे दिए, अब उसके पास कितने आम शेष बचे, समझे। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। देखिए रोहित के पास सबसे पहले लिखना है, रोहित के पास आम बराबर कितने दिए गए आपके, देखो 4x - 3y + 7z इतने थे, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है भाई को दिए आम, उसने भाई को कितने दिए, -2x - 3y + 7z। क्लियर नहीं। तो हम पूछा गया रोहित के पास शेष आम कितने बचे, तो यहाँ पे लिख लो, डायरेक्ट लिखो शेष आम पूछे गए, समझे। तो देखिए हम लोग कैसे करना है इस क्वेश्चन को, जैसे आप लोग मान के चलो, एक संख्या मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिएगा रोहित के पास 100 आम है, सही, कितने आम है 100 आम है, और उसमें से उसने 30 आम अपने भाई को दे दिए, सही, कितने आम भाई को दे दिए 30 आम। तो रोहित के पास शेष आम कितने बचे,
आप लोग बताओ, समझे? क्योंकि देखो 100 आम थे, 100 में से 30 भाई को दे दिए, तो उसके पास कितने बचे? 70 बचे। अब आप लोग 70 निकाला कैसे है? 100 में से 30 घटा दिया तभी तो 70 आया। क्लियर नहीं? जो रोहित के पास टोटल आम है उनमें से उसने जो भाई को दिए उसको माइनस कर दिया, तो हमें पता चल गया कितने? 17। वही चीज़ यहाँ पे करनी है। रोहित के पास इतने आम है, 4x - 3y + 7z। अब इनमें से क्या किया उसने? भाई को दिया -2x - 3y + 7z। ये क्या किया उसने? अपने भाई को दे दिया। क्लियर नहीं? तो उसके पास कितना बचा? तो इसमें से इसको घटा दो, माइनस कर दो। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 4x - 3y + 7z माइनस, समझे? अब इसको घटाओ, -2x - 3y + 7z। क्लियर नहीं? लेकिन एक चीज़ याद रखना है, देखिए कोष्टक से पहले क्या हुआ? माइनस चिन्ह आया। जब कोष्टक से पहले माइनस चिन्ह आ जाए तो उसका अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। ये जब कोष्टक हटेगा तो क्या होगा कि इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, समझे? जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा कि उस संख्याओं का चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे देखो, ये तो ऐसे ही रहेगा, 4x - 3y + 7z। क्लियर नहीं? अब इसमें जब माइनस का गुणा करेंगे ना तो क्या होगा? चिन्ह बदलेगा। देखो 2x कैसा है? माइनस का है, तो ये 2x कैसा हो जाएगा? प्लस का। 3y कैसा है? माइनस का, ये कैसा हो जाएगा? प्लस का 3y हो जाएगा। अब 7z कैसा है? प्लस का, तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस का 7z हो जाएगा। अब आप लोग देख लो प्लस माइनस वैल्यू यहाँ पे देखो 3y - 3y प्लस, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, 7z प्लस का 7z माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? देखो 4x और 2x, तो 4x 2x कितना हो जाएगा आपका? 6x। तो रोहित के पास जो शेष आम बचे वो कितने बचे? 6x बचे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को देखकर परिमित समुच्चयों को छांट कर लिखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग परिमित समुच्चय के बारे में समझिए। परिमित समुच्चय, तो यहाँ पे लिखना है जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो परिमित समुच्चय कहते हैं। मतलब जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या कैसी होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय बोलते हैं। मतलब जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होगी उसे अपरिमित समुच्चय बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो जैसे आप लोग देख लीजिएगा, जैसे आपका एक ये समुच्चय है, जैसे इसमें लिखा 1 2 3, समझे? तो इसमें आपके अवयव देखो, जो कोष्टक के अंदर जो संख्याएँ लिखी होती हैं उनको अवयव बोला जाता है, ध्यान रखना है। तो इसमें देखो अवयव फिक्स हैं, कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। सही, काउंट करो, 1 2 3, 3 अवयव है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपका ABC, अब इसमें भी कितने अवयव हैं? 3 अवयव है, ये भी फिक्स है, समझे? तो अब यहाँ पर जैसे लिखा हो 2 4 6 ... अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसमें अवयवों की संख्या फिक्स नहीं है, समझे? क्योंकि ... लगा है, तो ये और भी आगे पता नहीं कितने अवयव हों, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित समुच्चय, समझे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय बोल देंगे। और ये वाला जो होगा ना, ये परिमित समुच्चय होगा और ये भी परिमित समुच्चय होगा। क्लियर है? तो परिमित समुच्चय में याद रखना है कि जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय बोलेंगे। अब आप लोग देख लीजिएगा, इन तीनों में परिमित समुच्चय पूछा गया कौन सा परिमित होगा। तो देखिए ये तो फिक्स है ना, इसमें अवयवों की संख्या, तो इसको बोला जाएगा परिमित समुच्चय। इसको क्या बोलेंगे? परिमित। अब देखो 1 2 3 4 ... लगा है, तो इसमें कोई निश्चित नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। क्लियर? अब देखो 2 4 6 9, इसमें भी फिक्स है, ... तो लगा नहीं, तो इसको भी बोला जाएगा आपका परिमित समुच्चय।
तो देखिए यही हमसे पूछा गया था कि जो ये 3 दिए गए हैं ABC के 3 समुच्चय दिए गए हैं, इनमें से कौन से परिमित समुच्चय हैं वो छांट कर लिखना है। तो आपका A और C आपका हो जाएगा परिमित समुच्चय और V क्या होगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस वाई प्लस जेड माइनस कोष्टक लगा x माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिएगा। तो देखो इसको सॉल्व करना है, कह रहा है x माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। क्लियर। तो देखो कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह आ गया, देखो ये कोष्टक लगा है, इसके आगे माइनस चिन्ह है। तो जब हम लोग कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस का अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और ये देखो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का है ना तो माइनस हो गया, और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का वाई, और ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा माइनस का जेड। समझे, चिन्ह बदल दो आप, ध्यान रखो। अब इसको आप लोग हल कीजिएगा, तो हल करेंगे देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देखो वाई से वाई कैंसिल होगा, प्लस माइनस है, जेड से जेड कैंसिल होगा, प्लस माइनस है, एक्स से एक्स कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 बचेगा, शून्य आंसर हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 2x³ माइनस कोष्टक में देखो कह रहा है x² प्लस 4x का मान होगा। कह रहे देखो 2x³ माइनस x² प्लस 4x। तो देखो यहाँ पर भी माइनस चिन्ह लगा है कोष्टक के आगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब चिन्ह बदल जाएंगे अंदर वाली संख्याओं के। तो ये हो जाएगा 2x³, तो यहाँ पे देखो माइनस का है ना तो ये हो जाएगा प्लस x², और इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। समझे, देखो और कुछ इसमें सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 48 + 8 गुणे 0.75 - 5, ठीक है, का मान पूछा गया है। क्या कह रहे हैं, देखो 48 + 8 गुणे 0.75 - 5, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है, फर्स्ट नंबर पे आपको देखो भाग सॉल्व करना होता है, दूसरे नंबर पे गुणा करना होता है। क्लियर नहीं, देखो तीसरे नंबर पे जैसे जोड़ होगा और चौथे पे घटाना होता है। देखो इन दोनों का कोई क्रम नहीं होता है, जोड़ना घटाने का कोई क्रम नहीं होता है, इसको हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना है। देखो किसी भी क्वेश्चन में यदि चारों चिन्ह एक साथ आ जाए, ठीक, जैसे भाग गुणा जोड़ घटाना, चारों चिन्ह एक साथ दिए गए हों, इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हो, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग को सॉल्व करना है। समझे, जिन संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह लगा होगा उनको सॉल्व करना है, समझे। उसके बाद क्या करना है, गुणा को सॉल्व करना है। क्लियर है, उसके बाद जोड़ना घटाना ये आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। समझे, अगर इसको आगे पीछे कर दोगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। समझे, तो यहाँ पर देखो भाग का तो चिन्ह दिया नहीं गया, तो यहाँ पे भाग हटा दो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, गुणा को सॉल्व करना है, उसके बाद और कुछ करना है। क्लियर नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 48 प्लस, अब देखो इसमें आप 8 का गुणा करो, 8 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा 4, और 8 गुणे 7 करेंगे कितना, 56, और 4 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कितने अंक बाद पॉइंट लगा है, 2 अंक बाद लगा है, तो 2 अंक बाद पॉइंट -5। तो देखो इसको हम लोग लिखेंगे 48 + 6 - 5। क्लियर नहीं, तो ये हो जाएगा। समझा है। अब देखो यहाँ से देखो पॉइंट 20 था ना, तो इसका कोई ज़्यादा महत्व है नहीं, इसलिए हटा दिया। अब आप लोग देखो चाहो तो इसको जोड़ लो, 48 + 6 कर लो, कितना हो जाएगा 54, 54 - 5 कर लो, या तो आप पहले ऐसे कर लो, 6 में से 5 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा। समझे ना, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। तो जोड़ने और घटाने का कोई क्रम नहीं होता है, आराम से आगे पीछे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बट ध्यान ये देना है आपको भाग और गुणा पर, से इसको आगे पीछे नहीं करना है, इसका क्रम रहना है। अगर चारों एक साथ आएंगे तो सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, से उसके बाद आप जोड़ घटाना कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम लोग कर रहे हैं देखो 48 और 6 में से 5 गया कितना बचेगा 1, तो 48 + 1 कितना हो जाएगा 49, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। जैसे ये देखो वृत्त की बात कर रहा था, तो देखो वृत्त में समझिएगा जैसे 2 बिंदुओं की बात कर रहे हैं, जैसे ये तो वृत्त का क्या हो जाएगा केंद्र बिंदु होगा, ठीक है, जहाँ से वृत्त को हम लोग खींचेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे केंद्र बिंदु। तो देखिए 2 बिंदुओं की बात कर रहे हैं, जैसे एक बिंदु यहाँ पे मान लो, एक इधर मान लो, तो 2 बिंदुओं को जब हम लोग मिलाते हैं तो ये बन जाता है एक रेखाखंड हो जाता है, समझे। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवा, ध्यान रखना है।
क्लियर नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। तो इसका जो पूछा गया आंसर वो हो जाएगा आपका जीवा। क्लियर नहीं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि केंद्र से होके जाएगी तो उसको जीवा नहीं बोलेंगे, ये भी ध्यान रखना है। हो सकता है कहीं एग्जाम में पूछ दे, जैसे मान के चलो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, समझे। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहाँ से होके जा रही, केंद्र से होके जा रही है, समझे। कहाँ से होके जा रही है, केंद्र से, तो इसको जीवा नहीं बोलेंगे। क्लियर में, यदि वो रेखा केंद्र से होके जाएगी तो उसको जीवा नहीं बोला जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे व्यास। उसको क्या बोलते हैं, व्यास। ये चीज़ रखना है। क्लियर नहीं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा केंद्र से होके यदि नहीं जा रही है तो जीवा बोली जाएगी, समझे। यदि केंद्र से होके जा रही है तो उसको बोला जाता है व्यास बोला जाता है, समझे। अब केंद्र से परिधि तक जैसे कोई यहाँ तक कोई लाइन खींचेगी तो ये बोली जाती है त्रिज्या, ठीक। केंद्र से परिधि तक जैसे लाइन खींचेगी तो ये बोला जाएगा त्रिज्या बोल लेते हैं, समझे ना। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि केंद्र से होके जाएगी तो व्यास बोला जाएगा, और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे सभी त्रिभुज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, समझे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है, जैसे देख लीजिएगा। तो ये तीनों भुजाओं की जो लंबाई होगी ना, जैसे ये लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, तीनों भुजाओं की लंबाई यदि आपस में बराबर है तो इसको बोला जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के। समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाओं की लंबाई समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर नहीं। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जैसे ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज की कोई सी दो भुजाएं आपकी क्या होंगी, आपस में समान होगी, ठीक है। मतलब दो भुजाओं की लंबाई कैसी होगी, समान होगी, तो उसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो याद रखना है, देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो उसको समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो जाता है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। और देखिए एक और होता है यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज। देखो विषमबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई भिन्न भिन्न हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो क्लियर रखना है, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई कैसी हो, भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न का मतलब क्या होने चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, जैसे कोई छोटी है कोई बड़ी है, कैसी भी हो, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब समझे, अगर तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी तो वो क्या बन जाएगा आपका
समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। यदि दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी तो क्या बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई कैसी होगी, अलग अलग होगी, जैसे 5 होगी, 4 होगी, 7 होगी, समझे ना। तो जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई कैसी हो, भिन्न भिन्न हो, उसको बोला जाता है विषमबाहु त्रिभुज। देखो एक त्रिभुज के बारे में और समझ रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज के बारे में और समझ रहे हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर है। जिसका एक कोण कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे समझो, जैसे ये आपकी एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और यहाँ से ये इस टाइप से चित्र बना होगा। तो इसमें जो ये वाला कोण होता है वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, समझे ना। तो एक कोण, जैसे 3 कोण होते हैं त्रिभुज के अंदर, कितने कोण होते हैं, 3, जैसे 1 2 3। अब तीनों कोणों में से क्या होते हैं, किसी एक कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, समझे। और देखो यहाँ पे समकोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या बोली जाती है, कर्ण बोली जाती है। और ये वाली भुजा क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और ये वाली भुजा क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और ध्यान रखना है, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये भी बात ध्यान रखना है आप लोग, ठीक है। तो देखो एक चीज़ और समझना है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो वो वहीं पे लगेगी जहाँ पे समकोण त्रिभुज होगा, समझे। समकोण त्रिभुज के अलावा पाइथागोरस प्रमेय कहीं पे भी नहीं लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कह रहे कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/5 प्लस कोष्टक -2/5 को हल कीजिएगा। कह रहे 3/5 प्लस -2/5 को हल कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका कोष्टक के अंदर माइनस चिन्ह लगा है, आगे प्लस चिन्ह लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब कोष्टक कटेगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। गुणा करेंगे, देखो प्लस माइनस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे चीज़ें आप समझ लो, जैसे आपका माइनस और गुणे माइनस करते हैं तो वो हो जाता है प्लस, ध्यान रखो। अब जैसे माइनस गुणे प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और प्लस गुणे माइनस करेंगे तो भी हो जाता है माइनस, और प्लस गुणे प्लस करते हैं तो वो प्लस रहता है, ध्यान रखो। क्लियर नहीं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। ये चारों चिन्ह का जब हम, तो इन चिन्हों का जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसे बदलते हैं। जैसे माइनस गुणे माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और प्लस जो माइनस गुणे प्लस करेंगे तो क्या बनेगा आपका, माइनस बनेगा। और यहाँ पे प्लस गुणे माइनस करो, प्लस गुणे माइनस करेंगे तो भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और प्लस गुणे प्लस तो प्लस ही रहता है, ध्यान रखो। वही चीज़ है, जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस 3/5 -2/5। क्लियर कि नहीं। तो देखो हर समान है ना, सीधा सीधा दोनों जगह कितना लिखा है, 5 लिखा है। तो जब हर समान होता है तो क्या होता है, संख्याओं का सीधा सीधा हल करते हैं ऊपर। तो ऊपर सीधा हल करो, 3 - 2। हर समान है ना, 5 है तो 5 लिखा है, 3 माइनस कितना हो जाएगा, 2। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा आपका, 1/5। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। ये था डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 4th वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं कृपया वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।